हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट फोलियो। तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि इस टॉपिक के बारे में हिंदी में तो कुछ भी नहीं बताया गया है, और जो भी बताया गया है वो बहुत बुकिश है, मतलब बुक से उठा के डायरेक्टली बता दिया गया है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये जो वीडियो होगा ना ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और यूज़फुल होगा। और इस वीडियो से मैं श्योर हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख के खत्म करेंगे ना तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और जो आपकी सोचने की क्षमता है ना, दोनों बढ़ जाएंगी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एथनोग्राफिक रिसर्च, जिसे हिंदी में अनुसंधान क्रियाविधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एथनोग्राफी रिसर्च होती क्या है। तो आप जैसे गूगल पे भी सर्च करोगे या ऐसे भी नॉर्मल आपको मिल ही जाएगा कि एथनोग्राफिक, होलिस्टिक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, बट ये बहुत टिपिकल है। तो मैं आपको इजी में सिखाता हूँ कि क्या होती है एथनोग्राफिक रिसर्च। तो एथनोग्राफिक रिसर्च बेसिकली क्या होता है। एथनोग्राफिक रिसर्च ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, मतलब आपको कोई भी काम होता है ना, उस काम को देखना होता है बहुत टाइम तक। उसमें देखना होता है कि उस काम में क्या गलतियां हैं या वो काम कैसे हो रहा है। उससे क्या होता है, उससे आपको ऑब्जर्वेशन या की इनसाइट मिलते हैं, मतलब ऐसे जो पॉइंट मिलते हैं जिससे वो जो काम होता है उसको करने में आपको मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, तो जैसे गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले जब गाड़ी बनाई थी तो आप क्या सोचोगे कि गाड़ी बनाते ही एक ड्राइवर को बोला होगा कि जाके गाड़ी में बैठ जाओ, उसको चलाना स्टार्ट कर दो या उसे आ गई होगी। तो ऐसा नहीं होता, उसे समझाया जाता है गाड़ी कैसे चलती है, क्या होता है। उसके बाद का जो पार्ट आता है वो एथनोग्राफिक रिसर्च का आता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे एक आदमी बिठा दिया जाएगा, वो आदमी आप पे देखेगा कि गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे मोड़ रहा है, किस चीज में इसको दिक्कत आ रही है। जैसे आप गाड़ी से एक हाथ से वॉल्यूम का जो बटन होता है जिससे आप गाने बढ़ा की आवाज बढ़ाते हो और कम करते हो, तो वो यूज कर रहे हो। तो वो देखिएगा कि जब आप गाड़ी चलाते समय जो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत तो नहीं आ रही, मतलब बार बार उधर देखना तो नहीं पड़ रहा है या वहां तक हाथ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो वो जो सारी चीजें वो एथनोग्राफिक रिसर्च में आती है। तो इसी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे वो आदमी ऑब्जर्व करता रहेगा उसको कि वो ड्राइविंग करते हैं उसकी क्या हैबिट है, कैसे गियर बदल रहा है, कैसे वो स्पीडोमीटर पे ध्यान रखा है। तो उसको जिस जिस चीज में दिक्कत लगेगी ना वो चीज नोट कर लेगा। फिर वो जाके अपनी कंपनी को बताएगा कि ये चीजों में इशू आ रहा था, जैसे गियर लगाने में दिक्कत आ रही थी, गाने को आवाज चेंज करने में दिक्कत आ रही थी, तो वो सब बताएगा, हॉर्न दबाने में दिक्कत आ रही थी तो वो सब बताएगा। फिर वो कंपनी क्या होगी, जब नेक्स्ट गाड़ी बनाएगी ना तो वो सब चीजें इंप्रूव करेगी। उससे क्या होगा, जो कंपनी का प्रोडक्ट होगा ना वो इंप्रूव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो फिर जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपके शहर या गांव में एक रोड है, उस रोड पे जाम बहुत लगता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी वहाँ का थाना होगा या पास के जो भी रोड के या जो हाईवे के अधिकारी होंगे, वो एक रिसर्चर हायर करेंगे। वो रिसर्चर या वो जो आदमी होगा उससे कहेंगे कि ये जाम क्यों लगता है ये देखो, तो वो आदमी करेगा, वहां पे बैठ के देखेगा कि जाम क्यों लगता है। तो वो जैसे ऑब्जर्व करेगा, जैसे उस रोड पे जाम लगता होगा गड्ढों की वजह से, कि उस पे रोड पे बहुत गड्ढे होंगे, तो गड्ढों की वजह से क्या होगा कि गाड़ियों की स्पीड धीरे हो जाती होगी, और धीरे होने की वजह से उस पे जाम लगता होगा। या फिर कुछ कोई बड़ा गड्ढा होगा जिसकी वजह से गाड़ी बहुत धीरे से उस गड्ढे से निकलती है, तो गाड़ी धीरे से निकलेगी तो ऑब्वियसली जो गाड़ी धीरे धीरे होती रहेगी तो पीछे ट्रैफिक लगता रहेगा। या एक और रीजन हो सकता है, जैसे उस रोड पे बहुत सारे यू टर्न्स होंगे, तो यू टर्न्स की वजह से क्या होता है, जैसे गाड़ी मुड़ेगी तो ऑब्वियसली जो उसके पीछे की गाड़ी होगी उनकी स्पीड कम करनी पड़ेगी, तो जैसे स्पीड कम होती है तो उस वजह से जाम लगता होगा। तो वो सब ऑब्जर्व करेगा, और फिर वो ऑब्जर्वेशन अपने जो भी होगा सीनियर उसको बताएगा कि ये मैंने ऑब्जर्व किया और इस रोड पे ये दिक्कत है। तो इससे क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो जाएगी। बल्कि ऐसा नहीं करने से क्या करना पड़ेगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे 2 लेन की रोड है, उसको 4 लेन करना पड़ेगा, पर उसमें बहुत खर्चा आएगा। बट आप एक छोटी सी चीज, जैसे गड्ढे हैं तो उन्हें भर दोगे या फिर यू टर्न्स कम कर दोगे, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो एथनोग्राफिक रिसर्च है ना, ऐसी चीजों में बहुत यूजफुल होती है। तो मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर करता हूँ, ये बहुत अच्छी केस स्टडी है और आप इसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो ये केस स्टडी है ग्रोसरी स्टोर सुपरमार्केट, मतलब जो किराने की दुकान होती है उस पे। तो जो रिसर्च आपको पता है, आप जब किराने की दुकान में जाते हो ना, आप जाते तो अपनी मर्जी से हो, पर जो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज करते हो ना, वो जो एक्टिविटीज होती है ना, वो एथनोग्राफिक रिसर्चर होता है ना उसकी मर्जी से करते हो। अब मैं समझाता हूँ कैसे करते हो आप। तो जो पहला एग्जांपल ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं बड़े या सुपरमार्केट होते हैं, उसमें एंट्री का एक गेट होता है, एग्जिट का एक गेट होता है। मतलब वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी कस्टमर एंट्री करे और एग्जिट करे तो वो पूरा जो स्टोर होता है उसको विजिट करे। मतलब एंट्री का गेट एक है, एग्जिट का अलग है, तो उसको पूरा स्टोर घूम के जाना पड़ेगा एग्जिट के गेट के लिए, तो वो सारे प्रोडक्ट दिखते हो जाए। तो आप ऐसा करते हो जाते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, मतलब चांस बढ़ता है कि आप ज्यादा प्रोडक्ट खरीदो ग्रोसरी स्टोर से।
ऑब्जर्वेशन नंबर 2 बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो तो आप देखते हो बिलिंग काउंटर से पहले ना छोटी-छोटी चीज़ें रखी होती है, जैसे चॉकलेट रखती है या छोटे वेफर्स के पैकेट रखती है या छोटी कॉफ़ी के सैशे रखती है। तो आप सोचते हो कि क्यों रखते हैं? बेसिकली पता है आपको क्यों रखते हैं? जब आप लाइन में खड़े होके जब बिलिंग काउंटर से बिलिंग करा रहे होते हो ना, तो आपका मन करता है कि यार चलो ये भी ले लेते हैं, काम आ जाएगा, या ऐसे ही ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपकी परचेजिंग होती है ना वो बढ़ती है। क्योंकि छोटी चॉकलेट होगी तो जाते-जाते आप सोचोगे चलो एक चॉकलेट खाने का मन हो जाता है, चलो एक चॉकलेट ले ही चलते हैं। तो आप एक चॉकलेट लोगे वो ₹10 की आएगी, तो वो आपकी परचेजिंग में ₹10 और ऐड कर देगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, ये स्टोर का जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी कर देती है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, आपको पता है जो शेल्फ होता है ना, वो भी बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि शेल्फ में आपने देखा होगा 3 पार्ट होते होंगे। एक तो नीचे वाला, फिर बीच वाला और एक ऊपर वाला। तो आपने देखा होगा जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसमें छोटे जैसे बिस्किट का छोटा पैकेट रखा होता है, चॉकलेट का छोटा पैकेट, नमकीन का छोटा पैकेट। तो बीच वाले पार्ट पे मीडियम पैकेट रखे होते हैं और ऊपर वाले पार्ट पे सबसे बड़े पैकेट रखे होते हैं। तो आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका बीच वाले या ऊपर तक हाथ नहीं पहुँच सकता। तो वो क्या नीचे वाले से ही बिस्किट का या फिर नमकीन का जो भी चाहिए होता है, वो नीचे वाले से उठा लें। फिर क्या होता है, जो बीच वाले पैकेट पे 1 केजी का किस लिए रखा रहता है कि ज़्यादातर जो 1 केजी के या फिर 2 केजी के जो पैकेट होते हैं, जैसे बिस्किट का एक बड़ा वाला पैकेट हो गया या नमकीन का 1 केजी पैकेट हो गया, तो वो सबसे ज़्यादा बिकने वाले पैकेट होते हैं। तो जो भी जो ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो वो 1 केजी वाला उन्हें फटाफट मिल जाए। और ऊपर जो सबसे बड़ा पैकेट होता है, जैसे 5 केजी का, 6 केजी का, वो ऊपर क्यों रखा जाता है? वो ऊपर इसलिए रखा जाता है कि वो बड़ा पैकेट होता है, वो दूर से ही दिख जाए कस्टमर को कि अच्छा वो सामान वहाँ पड़ा है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, आपने देखा होगा कि जो सुपरमार्केट होता है उसमें एक जैसा सामान एक जगह पे होता है। जैसे सोप साबुन होंगे तो साबुन एक जगह पे होंगे, शैम्पू होंगे तो शैम्पू सारे एक जगह पे होंगे। फिर क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है पता है? कि जैसे साबुन, बहुत सारे साबुन एक जगह पे होंगे तो कस्टमर को दूर से दिख जाएगा। अच्छा, साबुन का ये डिपार्टमेंट है, क्योंकि बहुत सारे साबुन एक जगह दिखेंगे। उसमें भी वो एक ट्रिक यूज़ करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा बिकने वाला साबुन कौन-सा है? जैसे लक्स हो गया या लाइफबॉय हो गया। तो वो क्या करते हैं, लाइफबॉय के पास में जो भी मार्केट में नया साबुन आ रहा है या जिसमें उनका जो मार्जिन है वो ज़्यादा है, तो वो लाइफबॉय के पास में रख देते हैं। तो मानो लाइफबॉय जो साबुन है वो ₹20 का एक है और जो नया साबुन आ रहा है वो 18 या ₹17 का एक है। तो लोग है ना लाइफबॉय छोड़ के वो 17 वाला ले लेते हैं और वो 17 वाले में उनका मार्जिन भी ज़्यादा होता है। तो ये स्मार्ट ट्रिक होती है जो वो यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, आपने देखा होगा कि 2 शेल्फ के बीच में जो जगह होती है वो बहुत कम होती है। उसमें आप ट्रॉली भी नहीं घुमा सकते। जो ट्रॉली आप अंदर लेके जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो आप वो भी नहीं घुमा सकते। तो आपको पता है इसके पीछे भी एक ट्रिक है, वो उनने ऐसा क्यों किया है? उनने ऐसा बेसिकली इसलिए किया है कि आप ट्रॉली नहीं घुमा पाओगे ना, तो आपको पूरी लाइन कवर करके जाना पड़ेगा। मतलब आप स्टार्टिंग से ही सामान ले लिया और फिर वापस घुमा के ट्रॉली निकल के और चले जाना चाहते हो बिलिंग काउंटर पे। बट वो ऐसा करोगे तो आप आगे के प्रोडक्ट नहीं देख पाओगे। बट आप ट्रॉली नहीं घुमा पाओगे तो आपको ऑब्वियसली वो पूरी शेल्फ की लाइन कवर करनी पड़ेगी। और आप वो लाइन कवर करोगे तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट देखोगे। जैसे आप एक डिपार्टमेंट में गए जिसमें ना बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, जैसे साबुन, तेल, पानी, ये वाले प्रोडक्ट हैं। तो आप जैसे आपको ऑयल खरीदना है, तो आप ऑयल खरीद रहे हो, जैसे हेयर ऑयल खरीदना है, तो हेयर ऑयल स्टार्टिंग में रखा हुआ है, तो आप स्टार्टिंग से चले जाओगे तो हेयर ऑयल लेके चले जाओगे। बट आप वो पूरी लाइन कवर करोगे ना, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वहाँ पे तो फेस वॉश भी आ गया, वहाँ पे शैम्पू भी आ गया। तो आप सोचोगे आपको ज़रूरत भी नहीं होगा, आप ऐसे सोचोगे कि अरे अच्छा, मेरा तो शैम्पू खत्म होने वाला है, तो चलो मैं शैम्पू ले ही चलती हूँ। उस वजह से क्या होता है कि वो जो उनका जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो बढ़ते रहते हैं। तो ये बहुत स्मार्ट ट्रिक्स है। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, आपने देखा होगा जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं या फिर वो जो मार्केट में मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट होते हैं, वो जो सुपरमार्केट में आप लेने जाओगे तो देखोगे आप वो सबसे आगे रखे होते हैं। वो बेसिकली क्यों होता है? जैसे पार्ले जी का बिस्किट सबसे ज़्यादा बिकता है, तो वो जो शेल्फ की स्टार्टिंग होती है उसकी स्टार्टिंग में रख देते हैं। क्यों रखते हैं वो ऐसा? क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि वो छोटा-सा प्रोडक्ट स्पेसिफिकली लेने के लिए आते हैं। तो वो नहीं चाहते कि वो एक प्रोडक्ट के लिए पूरे स्टोर में घूमें। तो वो घुसते ही उन्हें वो प्रोडक्ट दिख जाए और वो फटाफट बिलिंग करा के निकल जाए। आपने स्टोर्स में एक और चीज़ भी नोटिस करी होगी कि जो स्टोर होता है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे एक हो गया ओपन गुड्स का, जिसमें जो ये खुली दाल, चावल होते हैं ये रख देते हैं। एक सब्जियों का होता है, एक में पेप्सी वगैरह रहती है, जिसमें फ्रीज वगैरह लगे रहते हैं, एक में खाने-पीने का सामान होता है। तो आप सोचते हो कि ये डिवाइड क्यों करके रखते हैं? तो इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। आपको पता है जो एक मार्केट में एक कस्टमर का जो एवरेज टाइम स्पेंट है वो 30 मिनट्स है। और ये हर स्टोर की ये टारगेट होता है कि वो जो एवरेज टाइम स्पेंड है कस्टमर का वो बढ़ाए। मतलब जो एक आदमी एवरेज जो स्टोर में टाइम बिता रहा है वो बढ़ाए। क्योंकि ये देखा गया है कि जिस स्टोर का एवरेज टाइम स्पेंड 30 मिनट्स है और जिस स्टोर का 40 मिनट्स है, तो 40 मिनट्स वाले जो स्टोर है ना, उसकी सेल है ना, वो 30 मिनट्स की कंपैरिजन में 150% टाइम ज़्यादा है। तो ये क्या होता है, जैसे आप जितना टाइम स्टोर में स्पेंड करोगे ना, तो उससे क्या प्रोबेबिलिटी। ऑब्जर्वेशन नंबर 6, आपको पता है स्टोर एक बहुत स्मार्ट ट्रिक यूज़ करता है। आप सभी स्टोर में कुछ सामान लेते होगे, फिर उसको एक्सपायरी डेट चेक करते होगे।
पर आपको पता है आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप स्टोर पे जब कैश काउंटर पे जाते हो और आप क्यूआर कोड स्कैन कराते हो, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाती है। तो उससे क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होगा ना, तो वो जो वहाँ का मालिक या फिर जो भी कैशियर होगा, वो उस प्रोडक्ट को देगा ही नहीं, क्योंकि वो देगा आपको, मान लो आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट मिल गया, मिल भी जाता है, कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, बट बहुत कम चांस होता है। तो आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट मिल भी गया, तो आप घर जाके देखोगे तो उससे क्या जो होता है, स्टोर की वैल्यू खराब होती है। मतलब आप 10 लोगों को बताओगे कि उस स्टोर ने मेरे को एक्सपायरी प्रोडक्ट दिया, तो उससे उसका जो कस्टमर बेस होता है वो कमज़ोर होता है और कम लोग जाते हैं। तो वो नहीं चाहते कि कभी ऐसा हो। तो आपको ज़्यादातर लोग चेक करते हैं कि एक्सपायरी वगैरह, बट ये ना जब आप स्कैन कराओगे जब भी आपको पता चलेगा कि ये आपका प्रोडक्ट एक्सपायर है कि नहीं है। और इससे क्या उनको भी हेल्प होती है स्टोर वालों को, कि आप जब स्कैन कराओगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये स्टोर से ये प्रोडक्ट चला गया, कितना स्टॉक जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट डिमांडिंग है, कौन सा नहीं है। ऑब्जर्वेशन नंबर 7। ऑब्जर्वेशन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। क्या आपको पता है जो स्टोर्स होते हैं वो वुमेन्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कंपेयर टू मेंस? क्योंकि आपको पता है जो वुमेन्स की बास्केट साइज़ होती है, जिसमें वो शॉपिंग करती है, वो बास्केट साइज़ होती है, वो मेंस के कंपैरिज़न में 30 टू 40% ज़्यादा होती है। मतलब जो वुमेन्स होती है ना, वो मेंस के कंपैरिज़न में ज़्यादा शॉपिंग करती है। तो जो स्टोर होता है ना, वो भी वुमेन्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो शॉपिंग ज़्यादा करती है। क्योंकि वुमेन्स जो होती है, वो या तो महीने की एक साथ शॉपिंग करेंगी या 15 डेज़ की एक साथ शॉपिंग करेंगी। तो उनकी जो बास्केट साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। क्योंकि जो मेंस होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। जैसे आपको ये हो गया कि मेंस के लिए क्या हो गया, टूथपेस्ट हो गया या शेविंग क्रीम होगी, या घर का भी ले लेंगे तो वो बहुत स्पेसिफिक लाते हैं। पर वुमेन्स को पता रहता है घर में किस चीज़ की नीड है, इन फ्यूचर किसकी होती है, तो वो सब लेके जाती है। एक और मैं आपको बोनस ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आपने बहुत बड़ी-बड़ी ब्रांड्स का नाम सुना होगा, ज़ारा, H&M, ये सब भी डिज़ाइन एथनोग्राफी यूज़ करती है। जो इनके स्टोर्स होते हैं, इनमें एंट्री और एग्ज़िट का तो एक ही गेट होता है। बट पता है ये कैसे यूज़ करती हैं? जो इनका बिलिंग काउंटर होता है ना, वो आखिरी में होता है। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई जो कस्टमर इधर शॉपिंग करने आता है, इधर वैसे बेसिकली अमीर ही कस्टमर शॉपिंग करने आते हैं और उनके माइंड में रहता है कि उनको क्या प्रोडक्ट खरीदना है। वह स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही लेने आते हैं। जैसे उन्हें जीन्स चाहिए या ट्रेंडिंग जीन्स कौन-सी हो रही है वो चाहिए, ट्रेंडिंग टी-शर्ट कौन-सी है वो चाहिए, और उनको पता रहता है कि स्टोर में वो कहाँ है। तो वो घुसे और वो उनने अपनी जीन्स ले ली। पर वो जीन्स लेने के बाद जो बिलिंग करवाने जाएँगे ना, तो बीच में बिलिंग करवाते टाइम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे उन्होंने कोई टी-शर्ट देख ली या फिर कुछ और देख लिया, तो उन्हें वो चीज़ें पसंद आ जाएँगी। तो उससे क्या होगा, जो ब्रांड का रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। और एट द एंड जैसे ही वो बिलिंग कराने जाएँगे ना, उससे पहले क्या देखेंगे, छोटे-छोटे पर्स रहेंगे या फिर परफ्यूम्स रहेंगे। तो उनके पास पैसों की कमी तो होती नहीं है। तो वो पर्स भी उठा लेंगे, परफ्यूम भी उठा लेंगे। तो इससे क्या रेवेन्यू बढ़ता रहता है। तो ये भी एक डिज़ाइन एथनोग्राफी की रिसर्च का पार्ट ही है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। तो आपको इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिला? तो आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप पहले सोचते होंगे कि जो रिसर्च होती है वो बहुत साइंटिस्ट ही करते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों की रिसर्च होती है। पर मैं बता दूँ, जो 70 टू 80% जो रिसर्च होती है ना, वो बहुत नॉर्मल चीज़ों की होती है। बट ये आपको अभी नॉर्मल लग रहा होगा। ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने भी नोटिस करी होंगी। बट आपको मैं बता दूँ, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें ही होती है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च का पार्ट होती है। क्योंकि ये जो अपने डे टू डे लाइफ होती है ना, उसे इम्प्रूव करती है। तो ये जो डिज़ाइन एथनोग्राफिक रिसर्च है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हर चीज़ में यूज़ होती है। आप कोई सी भी चीज़ ले लो, जैसे आपने फ़ोन यूज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो ये जैसे आपको पता है कि ये जो डिज़ाइन एथनोग्राफिक है, ये ऑब्जर्वेशन बेस है, तो आपको इससे आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ा लोगे, तो आपको इंटेलिजेंस ही आपकी बढ़ जाएगी। मतलब आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ नोट करोगे। जैसे आपने कुछ भी देखा, उसमें देखा, अरे मैंने आज ये कुछ नया देखा, तो रोज़ कुछ नया देखने लगोगे ना, तो आपका जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप देखोगे आप धीरे-धीरे बहुत इंटेलिजेंट हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। अब टाइम है क्वेश्चन आंसर्स का। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ करती है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट। जो यूनाइटेड स्टेट में पूरा ड्रग अब्यूसिव रेट है वो 5.89% है। आज का क्वेश्चन, आज के वीडियो में अपन ने कार्स के बारे में बात करी थी कि कार्स में कैसे एथनोग्राफी की रिसर्च यूज़ होती है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट कार है उसका नाम क्या है? इसी फैक्ट के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको किसी और टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।